अब देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है और ये है टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंथैल्पीज। इसमें हम फॉर्मेशन एंथैल्पी एंड कंबस्जन एंथैल्पी इनको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट रिएक्शन एंथैल्पी को डिस्कस करेंगे और ये है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा एच एन स्टैंडर्ड। ओके, तो देखो बच्चों, एसिड एंड बेस इनकी जो रिएक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। समझ गए ना कि जब एसिड एंड बेस इनके बीच में रिएक्शन होती है तो इसे हम बोलते हैं क्या? न्यूट्रलाइजेशन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मींस इसमें हीट रिलीज्ड होती है। तो इसी हीट से रिलेटेड है क्या? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। समझ गए ना? इसको देखो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब एसिड का एक इक्विवेलेंट बेस के एक इक्विवेलेंट से एक्वस मीडियम में कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड होता है तो इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में जितनी हीट रिलीज्ड होती है, ठीक है, और वो भी किसमें? एक स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो उसे हम बोलते हैं क्या बच्चों? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो यही डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ हीट और डिक्रीज इन एंथैल्पी, क्योंकि नेगेटिव होती है, एंथैल्पी चाहे नेगेटिव होगा, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज कंप्लीटली neutralized by 1 gram equivalent of base in aqueous medium, ठीक है, in standard conditions। समझ गए बच्चों? जो हमने स्टैंडर्ड कंडीशन ली है उस कंडीशन में जब एक एक्वस मीडियम में एक इक्विवेलेंट एसिड का टोटली एक इक्विवेलेंट बेस से क्या हो जाए? कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो जाए, तो इस प्रोसेस में जितना हीट चेंज आता है उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो जब हम एक एक्वस मीडियम में अगर हम देखते हैं कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो एक्चुअल में क्या है? एक H+ और एक OH-। एक्वस मीडियम में इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन जो है यही न्यूट्रलाइजेशन है, और इसमें जो रिएक्शन एंथैल्पी होगी एक्चुअल में वही क्या कहलाती है बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं ना कि न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ वाटर फ्रॉम H+ एंड OH इन एक्वस मीडियम। समझ गए ना कि एक्वस मीडियम में एक मोल जब वाटर बनता है इससे H+ और OH के कॉम्बिनेशन से, तो जितना एंथैल्पी चेंज होगा रिएक्शन का वही क्या है? न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी। यहां पर चूंकि H2O का फॉर्मेशन एक किस में हो रहा है? स्टैंडर्ड कंडीशन में, और वो भी किससे? H+ और OH से, तो ये एक मोल का फॉर्मेशन की रिएक्शन एंथैल्पी कांस्टेंट होगी। ऐसे में न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या आएगी? हमेशा कांस्टेंट आएगी। मींस ये होती है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट या -57.32 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। मींस जब भी एक्वस मीडियम में टोटल फ्री H+ और OH कॉम्बिनेशन करेंगे और H2O का फॉर्मेशन करेंगे तो ध्यान रखें हमेशा इतनी हीट रिलीज्ड होगी। बात समझ गए ना अच्छी तरह से? अब यहां पर आ जाते हैं कि जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है, मींस 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट मिलती है, जो कि ये बिल्कुल इस रिएक्शन के बराबर है। मींस यहां पर HCl और NaOH के बीच में रिएक्शन करें तो ये वैल्यू कांस्टेंट मिल रही है, KOH और HNO3 के बीच में करें तो ये मिल रही है। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इनके बीच में अगर हम न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं तो ध्यान रखें ये वैल्यू वही मिलेगी जो H+ और OH- से वाटर बनने की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी ले लें तो वहां पर केवल और केवल किसका कॉम्बिनेशन हो रहा होगा? H+ एंड OH- का।
और एसिड और बेस के आयोनाइजेशन में कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी। यही रीजन है कि ये वैल्यू कांस्टेंट मिलती है। और वैसे भी आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अभी मैं बताता हूं और अच्छी तरह से। लेकिन अगर हम वीक एसिड या वीक बेस, इनमें से कोई भी एक स्पीसीज वीक हो या फिर दोनों की दोनों वीक हो, तब न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी लेस देन 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट इससे कम आएगी, मींस नेगेटिव वैल्यू में। समझ गए ना कि जो मैग्नीट्यूड आएगा डेल्टा एच एन का न्यूमेरिकल, वो इस वैल्यू से नीचे आएगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने वीक कोई भी एसिड या बेस लिया तो ये थोड़ा सी कम हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि H+ और OH के कॉम्बिनेशन में एनर्जी इससे कम निकली होगी, ये नहीं है, निकली तो उतनी होगी। ध्यान रखें यहां पर भी H+ और OH का कॉम्बिनेशन होकर H2O बन रहा है, वैल्यू तो वही आई होगी 13.7, बट ये कम मिल रही है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम आ रही है। रीजन ये है कि जो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी आई थी 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, उसका कुछ पार्ट, उसकी कुछ अमाउंट वीक एसिड या वीक बेस के आयोनाइजेशन के लिए क्या हो गया, यूज हो गया। और यही रीजन है कि जितनी हीट निकली थी उनमें से कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गए, इसलिए जो हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलेगी वो थोड़ा सा कम मिलती है। समझ गए ना, यही लिखा है कि इट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सम हीट फॉर आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ वीक एसिड और वीक बेस कितनी हुई, तो कितनी निकलनी चाहिए थी और कितनी मिली। तो हम वीक वाले एसिड या बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी है जो निगेटिव होती है, उसमें 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट ऐड कर दें तो ये वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट में मिल जाएगी और किलो जूल में निकालना है। तो यहां पर मैं +2 कर दिया मैंने, क्योंकि यहां माइनस फिर माइनस है, तो ये प्लस हो गई, ये माइनस की, तो रिजल्ट आ जाएगा। मींस इसमें से ये न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी माइनस कर दो आप, तो अब जो वैल्यू आएगी वो होगी वीक एसिड या वीक बेस की क्या, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी। डेल्टा एच एन, W क्या लिखा है, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी फॉर वीक एसिड और बेस। तो बात यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए। अब आता है कि ये कम क्यों हुई थी, तो इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि वीक एसिड वीक बेस में आयोनाइजेशन के लिए कुछ एनर्जी यूज हो जाती है, तो जितनी निकली थी उसमें से कुछ पार्ट क्या हो गया बच्चों, एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब हो जाने के कारण ही न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी अपने एक्चुअल वैल्यू से हमें क्या मिल रही है, थोड़ा सा कम मिल रही है। तो आर्हीनियस ने इसका कॉन्सेप्ट दिया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली क्या हो जाते हैं बच्चों, आयोनाइज्ड होते हैं। कि एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, ठीक है, कि इसका रीजन क्या है, तो अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है और इनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन हुआ और ये है डेल्टा एच एन स्टैंडर्ड -13.7 किलो कैलोरी। तो इसका रीजन इसने कहा कि H+A- स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, किसमें, एक्वस मीडियम। ओके, इस तरह से जब हम एक वाटर में रखते हैं तो ये कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाएंगे। ओके, और इस तरह से सॉल्ट भी आयोनाइज्ड होगा क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और H2O एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहां से अगर हम देखें तो A और B हट गए तो एक फाइनल इक्वेशन क्या मिला, AQ + OH, AQ gives H2O लिक्विड। और यहाँ पर डेल्टा HN जो रिएक्शन एंथैल्पी है एक्चुअल में वही हमारी क्या है, इस रिएक्शन की मींस न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी। तो यहाँ ये रीजन आ जाता है। तो सीधा सा है कि न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ वाटर फ्रॉम H+ एंड OH फ्रॉम, ठीक है, इन एक्वस मीडियम। अब आ जाता है कि अगर हम वीक लेते हैं तो क्या होगा, वीक एसिड या बेस कोई भी वीक पड़ जाए या दोनों, जैसे आपने देखा CH3COOH प्लस यहां पर है NaOH एक्वस। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे कि CH3COONA और प्लस क्या है हमारे पास H2O। तो यहां पर अगर हम ये देखें तो ये आयोनाइज्ड नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चों, आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड कौन हो गया, Na+,
OH माइनस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो CH3 ये तो सॉल्ट है, ये कंप्लीट आयोनाइज्ड रहेगा, Na प्लस एक्वस प्लस H2O लिक्विड एसिड। तो यहां पर हम अगर इस आयन को हटा दें तो आप देखते हैं कि CH3COOH एक्वस प्लस OH माइनस CH3COO माइनस Na प्लस क्या H2। तो जब ये इस H को निकालेगा तो इस एनर्जी प्रोसेस में समझ गए ना कि यहां पर CH3COOH जब ये आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी तो ये माइनस और ये प्लस प्लस क्या है OH माइनस, तो CH3COO माइनस और क्या बना दिया H2O। तो यहां पर ये आयोनाइजेशन एनर्जी यूज हो जाती है कि जब हम कोई एक वीक लेते हैं तो जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो जो बेस है या एसिड है जब उसका H प्लस या OH वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास पहुंचता है, उससे H निकाल रहा है या OH निकाल रहा है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। आप इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो 13.7 प्लस में ले लें माइनस, ठीक है, और यहां पर क्या कर दें आप प्लस डेल्टा HN स्टैंडर्ड वीक के लिए। तो जैसे यहां पर इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि डेल्टा HN जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है माइनस 11.9 किसमें किलो कैलोरी में, तो हम ये किलो कैलोरी वाली वैल्यू ले रहे हैं तो हम लिखेंगे 13.7 प्लस माइनस 11.9 किलो कैलोरी। तो ये आ जाएगी, ये जो डिफरेंस आ गया 13.7 माइनस 11.9, ये जो डिफरेंस आ गया यही क्या होगी एसिटिक एसिड की क्या हो गई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बात समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत नहीं आपको? तो ये है हमारी न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अब देखो बच्चों, कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जहां एसिड और ठीक है या बेस जो मिलाए गए हैं एसिड बेस उनके इक्विवेलेंट अलग अलग होते हैं और वो पूछता है कि अब इनके बीच में अगर हम न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं तो क्या हीट चेंज आएगा। समझ गए ना कि आपको एसिड एंड बेस इनके इक्विवेलेंट्स या इनके मोल्स बता दिए गए हैं और फिर बोला गया है कि इनके बीच में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो फिर क्या एंथैल्पी चेंज आएगा, तो उसको कैसे कैलकुलेट करें। समझ गए ना? तो हम यहां पर कैलकुलेशन का एक रिलेशन लिखते हैं कि कैलकुलेशन ठीक है ऑफ हीट ऑफ ठीक है न्यूट्रलाइजेशन ठीक है इन डिफरेंट इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस। अब आपको एसिड और बेस के डिफरेंट इक्विवेलेंट्स दे रखे हैं, आपको मोल्स भी दे रखे हो, तो ध्यान रखें कि जब आप इक्विवेलेंट्स में चेंज करोगे, समझ गए बच्चों, तो इक्विवेलेंट्स इक्वल टू होगा मोल्स इनटू n फैक्टर, या फिर आपको कई बार नॉर्मलिटी दे रखी होती है तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। n फैक्टर अगर आपको एसिड का लेना है तो ये नंबर ऑफ किसके बराबर होगा H प्लस n फैक्टर ऑफ बेस अगर आप लोगे तो ये होगा नंबर ऑफ OH माइनस। इस तरह से इक्विवेलेंट में चेंज करना है आपको, तो मोल्स को आपको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मलिटी है तो मोलरिटी को में चेंज करना है। अब देखो, अब आपको क्या करना है कि डेल्टा H रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, तो यहां पर एक ऐसा यूज कर सकते हैं 13.7 इनटू लिमिटिंग ठीक है इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस किसी एक के लिए, और ये जो आंसर आएगा किलो कैलोरी में आ जाएगा, या फिर -57.32 इनटू लिमिटिंग इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस किलो जूल में आ जाएगा। लिमिटिंग इक्विवेलेंट क्या कहलाएंगे बच्चों? लिमिटिंग इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस, तो ये होंगे लीस्ट इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस, जिसके सबसे कम हो ना एसिड या बेस के इक्विवेलेंट, तो वही क्या होंगे लिमिटिंग इक्विवेलेंट। क्यों?
क्योंकि एसिड और बेस के बिल्कुल इक्विवेलेंट बराबर रिएक्शन करते हैं। अब आपके पास दो इक्विवेलेंट एसिड के हैं लेकिन एक इक्विवेलेंट बेस का है, तो रिएक्शन तो एक एक इक्विवेलेंट के बीच में ही होगी ना। तो वो जो बेस का एक इक्विवेलेंट था वही क्या है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट। मींस अगर हम ये कहें कि ये है हमारे पास HCl और ये है NaOH, रिएक्शन है NaCl प्लस H2। अब मैं इसका 1 मोल ले लूं, इसका 1 मोल ले लूं, ओके। तो यहां पर डेल्टा HR जो है वो 1 मोल के हिसाब से आएगी, मींस 13.7 × 1। यहां बता दूं कि जिनमें एक H प्लस था उनका इक्विवेलेंट और मोल क्या होता है, बराबर। कितना हो जाए, 1H प्लस। तो यहां पर ऐसे ही 1OH हो तो इक्विवेलेंट और मोल बराबर होगा, ये हो। अब मान लो इसका 1 मोल कर दें और इसका 0.5 मोल कर दें, ठीक है। तो ये तो 1 मोल हो गया था, ये 1 मोल हो गया था। अब यहां पर आपसे पूछा जाए कि कितना इक्विवेलेंट एसिड बेस का न्यूट्रल होगा, तो यहां पर हमारे पास 1 मोल है, ये 0.5, तो रिएक्शन तो 0.5 के बीच में होगी। तो ये यहां पर क्या होगा बच्चों, लिमिटिंग इक्विवेलेंट। अब जो रिएक्शन होगी ये हमें 0.5 मिलेगा, तो ये 0.5 मोल। तो डेल्टा HR जो रिएक्शन का मिलेगा वो हम लिखेंगे इनटू 0.5, मींस एक इक्विवेलेंट की जो रिएक्शन एंथैल्पी थी उससे आधी हो जाएगी। अब आपको इक्विवेलेंट कैसे, तो एक तो मैं बता दूं कि अगर आपको मोल्स दे रखे हैं तब आप इक्विवेलेंट ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। कई बार आपको अमाउंट दे रखी होती है, ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ, ठीक है, इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, वो भी लिमिटिंग रिएजेंट के या किसी के भी। तो ये होता है W/E, मींस अमाउंट अपॉन इक्विवेलेंट मास, ओके। एक तो ये रिलेशन ले लोगे आप, या नेक्स्ट हमारा जो रिलेशन बनेगा वो होगा NV/1000, जब ये ml में हो। अगर मोलैरिटी में है तो आपको, मैंने अभी मोल्स में बताया था कि अगर आपको मोल्स दे रखे हैं, मोल्स इनटू n फैक्टर, इस तरह से इनसे इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर लोगे। फिर आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको क्या कर देना है, आपको सॉल्व कर देना है। यहां तक बात समझ गए। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है, देखो, एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ डेल्टा HN, इसका एक रिलेशन और बता दूं, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं। एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ डेल्टा HN स्टैंडर्ड। तो देखो बच्चों, एक रिलेशन होता है डेल्टा HN स्टैंडर्ड इज इक्वल टू, ओके, Q अपॉन, यहां पर हो जाएगा इक्विवेलेंट इनटू, ठीक है, बस यहीं से आ जाएगा कि डेल्टा HN इक्वल टू इक्विवेलेंट, जो भी आपको दिए गए हैं उन इक्विवेलेंट को आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये है आपके पास कि कितने इक्विवेलेंट की हीट क्या है, तो 1 इक्विवेलेंट की क्या होगी। इससे हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकलाएगी किसकी, डेल्टा HN, ओके। तो यहां पर आपको इक्विवेलेंट मैंने पहले बता दिया, किसी की नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हैं, उसमें कितनी हीट निकल रही है, तो 1 इक्विवेलेंट से कितनी हीट निकलेगी स्टैंडर्ड स्टेट में हो जाएगी। अब आता है कि Q कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो Q कैलकुलेट करने के लिए आपको रिलेशन लेना होगा, ठीक है, स्मॉल m इनटू डेल्टा T इनटू CS। इससे आप कैलकुलेट करेंगे किसकी वैल्यू, Q की। समझ लेना, जो भी आपको फॉर गिवन इक्विवेलेंट, जो भी आपको गिवन इक्विवेलेंट है, विच आर, हम यहां पर एक विच आर न्यूट्रलाइज्ड, ध्यान रखें जो इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो रहे हैं उसको लेना है आपको, या नहीं कि कितने भी किसी के अंदर सब रखो, मतलब लिमिटिंग, कौन से, लिमिटिंग इक्विवेलेंट, ओके। अब यहां पर n क्या है, ये हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन इन ग्राम। डेल्टा T जो होगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल, दो टेम्परेचर चेंज दे रखे हैं, CS है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, मींस हम यहां पर किसकी ले लेंगे, वाटर। इससे Q आ जाएगा, जब Q आ जाए तो डेल्टा HN कैलकुलेट कर लो, समझ गए ना।
इससे आपका क्या कैलकुलेटेड हो जाएगा कि आपने यहाँ पर इक्विवेलेंट के बेस पर Q आ जाएगा, Q के बेस पर आ जाता है। ये जो Q होता है इसका कैलकुलेशन जो है कैलोरीमीटर से कराया जाता है। कैलोरीमीटर वही जो कि रिएक्शन एंथैल्पी मेजर करता है, जहां पर टेम्परेचर डेल्टा T कैलकुलेट किया जाएगा। M जो है ये है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मींस मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या है ये? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है बच्चों? ठीक है, यहां पर जब हम लेते हैं तो ये है मास ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन मींस वाटर जो भी आपने लिया है इनटू वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। कई बार ऐसा होता है लेकिन आपको डायरेक्ट बता दिया जाएगा कितना मास है, कैलोरीमीटर का मास की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अब ये आता है कि ये क्या होता है? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर मींस जितनी हीट 1 कैलोरीमीटर के अंदर कैलोरीमीटर एब्जॉर्ब करता है उतनी हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए कितना और वाटर लगेगा। मींस हमारे पास ये है 1 कैलोरीमीटर ये रखा हुआ है और यहां पानी भरा हुआ है, तो यहां पर जो आपने वाटर ले रखा है या ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये जो हमारा वाटर है इसका मास कितना है वो कैलकुलेट कर ले। और इस जो इक्विवेलेंट ये है, क्या इक्विवेलेंट मतलब ये जो हमारा क्या है कैलोरीमीटर, उसने कितनी एब्जॉर्ब की है हीट, वो हीट के करस्पॉन्डिंग जो है वाटर, कितना वाटर लगेगा जो उतनी हीट को एब्जॉर्ब कर ले, वो क्या कहलाता है? वाटर इक्विवेलेंट। तो ये जब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन ले लिया जाए तब किया जाता है ऐसा, वरना हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको m जो है कितना मास है सॉल्यूशन का मींस वाटर जो भरा हुआ है और इस बेस पर लिखे। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो यहां तक इसके भी रिलेटेड ओके। तो पहले इसको अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि हमारे न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 150 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल HNO3 प्लस 150 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH मिक्स्ड एट, ठीक है, 25.35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फाइनल टेम्परेचर ऑब्जर्व्ड इतना 28.77 डिग्री। Calculate the heat change in this reaction. Specific heat of water is 1 calorie. तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें Q कैलकुलेट करना है। ओके, तो Q कैसे कैलकुलेट करोगे? तो डेल्टा T इंटू M इंटू C। यहां है टेम्परेचर चेंज, M है मास ऑफ सॉल्यूशन और C क्या है यहाँ पर? स्पेसिफिक हीट। तो टेम्परेचर चेंज देखो कितना हो जाएगा, हम यहां लिखेंगे 28.77 माइनस 25.35। ओके, मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन देखो 150 ml इसका, 150 ml इसका, तो 300 ml हो गया। एक्वा सॉल्यूशन है तो लगभग वही मास आएगा जो कि वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, क्योंकि एक्वस मीडियम में वाटर की डेंसिटी में कोई खास चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर हम ये लेंगे, तो यहां पर हो गया हमारे पास 300 ग्राम। स्पेसिफिक हीट दे रखी है 1 कैलोरी पर ग्राम, ओके, और पर कैलोरी। तो यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास ये कितना हो गया, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा, पहले तो डिफरेंस देखो आप कितने का टेम्परेचर में डिफरेंस दिख रहा है, तो ये हो गया 3.42 इंटू 300। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैलोरी में आ जाएगा, जो कि इस तरह से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 1026 कैलोरी। कितना आ गया? 1026 कैलोरी। यहां तक बात समझ गए अब आप? अब मैंने आपको बताया है कि डेल्टा HN स्टैंडर्ड कितना होगा, मींस हमें यहां पर न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी की कैलकुलेशन करनी है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो Q अपॉन इक्विवेलेंट, वो भी लिमिटिंग। अब यहां पर दोनों के इक्विवेलेंट तो बराबर दे रखे हैं, कोई लिमिटिंग की बात ही नहीं है। अगर यहां अलग और यहां अलग देते तो हम केवल लिमिटिंग इक्विवेलेंट लेते और वॉल्यूम तो दोनों का ही ऐड करते, मास तो दोनों का लेते। बट अगर हम यहां पर दोनों इक्विवेलेंट अलग अलग होते, जैसे ये 150.5 है, ये 100.5 हो जाता, समझ गए ना, तब आपको फिर चेंज करना पड़ता।
तो यहां पर आपको दोनों के इक्विवेलेंट बराबर है, तो आप किसी एक के लिए तो Q देखो कितना हो गया 1035। इक्विवेलेंट आपको लेना है तो NV अपॉन 1000 करेंगे तो 1035 इंटू 1000 अपॉन 150 इंटू 0.5। समझ गए ना? जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो आप कि 1035 इंटू 1000 ओके डिवाइडेड बाय 150 डिवाइडेड बाय 0.5 13.8। तो वही वैल्यू आ गई जो आप जानते हैं कि माइनस में आ जाएगी तो माइनस 13.8 किलो कैलोरी। सॉरी ठीक है, तो यहां पर क्या था हमारे पास, ये था कैलोरी में, तो ये आ गया 13800 ठीक है कैलोरी या 13.8 किलो कैलोरी। ओके, तो ये आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए, कोशिश करिए। तो ये था एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला फॉर डिटरमिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी थ्रू बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिएक्शन एंथैल्पी फॉर फॉलोइंग रिएक्शन 0.5 मोल HCl 0.5 मोल NaOH, दूसरा 0.5 मोल HNO3 0.5 मोल QH। तो देखो यहां पर मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है, तो आप 13.7 इनटू लिमिटिंग इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस कोई भी एक ले लो। तो यहां पर 13.7 इनटू दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हैं, तो हम ले लेंगे 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा किस में आ जाएगा किलो कैलोरी। एक दूसरे क्वेश्चन में देखो इसके 0.5 है, यहाँ 0.3 है, तो डेल्टा HR इक्वल टू 13.7 इनटू 0.3 करेंगे। मैं फिर से बता दूं लिमिटिंग ये जो इक्विवेलेंट वो है जो कम है एसिड और बेस में, जिसकी इक्विवेलेंट कम है वही लिमिटिंग है। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें चले जाओ तो पहले आपको H2SO4 के इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो आप देखो यहाँ पर N इंटू V करना है, तो नॉर्मलिटी, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था नॉर्मलिटी ठीक है, तो ये होती है मोलरिटी इनटू n फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा 2, तो ये है हमारे पास 0.2 और इसका हो गया 2, तो ये हो गया 0.4। तो 0.4 इनटू ओके इसका वॉल्यूम कितना है 100, तो ये कितना आ गया 40। ओके, ये क्या आ गए मिली इक्विवेलेंट। बाद में आप इसे इक्विवेलेंट में चेंज करोगे तो 1000 और कर दो ठीक है, तो 4/100 मींस 0.04। ऐसे ही किसके लिए कैलकुलेट कर लो आप NaOH। NaOH के हैं 600.1/1000 ओके, ये हो गया 0.6/10 मींस 0.06। तो ये इक्विवेलेंट लिमिटिंग है, ये क्या है लिमिटिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा HR रिएक्शन का हो जाएगा -13.6 इनटू 0.04। बस इसको कैलकुलेट कर लो, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन है तो समझ लेना कि अगर एसिड बेस की अमाउंट अगर डिफरेंट दी गई है तो पहले आपने इक्विवेलेंट में मल्टीप्लाई करना है, जिसकी इक्विवेलेंट लिमिटिंग है कम है उसी को मल्टीप्लाई करते हैं किसको किसमें न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी में, बस आंसर आ जाएगा। किलो कैलोरी में ऑब्जेक्ट दे रखा है तो किलो कैलोरी में, किलो जूल में है तो किलो जूल में कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 ml 0.2 मोलर QH और 500.2 मोलर HCl मिक्स्ड किया गया और सपोज उसका राइजिंग टेंपरेचर है T1 और दूसरे में है 50 आधा कर दिया गया है, मोलरिटी तो वही है और उस समय T2 है, राइजिंग इन टेंपरेचर कितना है T2। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि T1 और T2 का रिलेशन क्या है। तो देखो बच्चों आप ऐसे एक रिलेशन जानते हैं डेल्टा T इंटू M इंटू C। सपोज हम यहां पर Q1 रखते हैं तो यहां रखते हैं T1। मास देखो पहले में कितना हो रहा है सॉल्यूशन का 500 और 500, तो 1000 इंटू C। सॉल्यूशन एक ही है, सब्सटेंस एक ही है, एक्वस मीडियम है, C का C कांस्टेंट है। Q2 समझ गए ना? तो जब आप मास आधा कर दोगे तो ये भी तो आधा हो जाएगा ना, तो Q1 तो यहां हो गया T2 इंटू 500 ठीक है इंटू C। तो हम लिखेंगे Q1/Q2 ओके या Q1/2 इंटू ये हो जाएगा 1000/500।
ये हट गया आपके पास, तो 2 इक्वल टू इंटू T1 अपॉन T2। तो ये कितना आ गया बच्चों, 2 इंटू T1 अपॉन T2, तो T1 इक्वल टू क्या होगा, T2, यही रिलेशन होगा। ओके, तो इसको नोट